स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज का मतलब है 8.1। ठीक है, आप लोगों को इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाकर भेजा था और हमको लगता है कि उसमें आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और वो अगर क्लियर हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो हम लोग इतना सीख चुके हैं कि इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन एक एक लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जो थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वो भी हम लोग साथ साथ में एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि कहीं समझने में किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं और इसको बी पे राइट एंगल ले लेते हैं। ए बी सी, बी पे हम लोग क्या किए, इसको राइट एंगल्ड ले लिए। तो एक ट्रायंगल एबीसी लिए, इसमें बी पे राइट एंगल्ड है। आगे क्या कहता है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, हालांकि हम लोग थोड़ा डायग्राम प्रोपोर्शनल नहीं बनाए हैं। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमारा ए बी और बी सी दोनों इक्वल दिख रहा है, जबकि दोनों का लेंथ में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, चलो अज्यूम करना है तो कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ओके, हमको फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए कॉस ए, फिर उसके बाद साइन सी और कॉस सी। ये हमको चार चीज फाइंड आउट करना है, साइन सी और कॉस सी। सबसे पहला काम देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको एल्टीट्यूड मालूम है, बेस मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो अननोन साइड है हाइपोटेनस AC, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे एल्टीट्यूड और बेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंस एंगल लेने पे, डिफरेंट एंगल लेने पे डिफर कर जाएगा, लेकिन अभी हमको हाइपोटेनस कैलकुलेट करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटे क्लास की कॉन्सेप्ट है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब AB 24 है तो ये 24 का स्क्वायर कर दो, और BC 7 है तो इसको 7 का स्क्वायर कर दो। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इसको ऐड करोगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 625, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। तो हमारा AC आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। तो AC आ गया 25 सेंटीमीटर। चलो, सबसे पहला काम जो था हमको राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड फाइंड आउट करना, वो हो गया। AB और BC दिया हुआ था। AC चूंकि इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है, एंगल भी 90 डिग्री है, इसके सामने का साइड AC है, वो कैलकुलेट करना था, हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब देखो साइन ए के लिए हमारा रेफरेंस एंगल A है। आपको क्या बतलाया था पिछले क्लास में कि जिस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में हमको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस डिसाइड करना होता है,
उस एंगल के सामने का साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमको यहाँ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस की स्टेटस कभी चेंज नहीं होती है। हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड होता है या 90 डिग्री के सामने का साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है, तो उसके स्टेटस चेंज होनी नहीं है। तो हाइपोटेनस हमारा क्लियर है, क्या होगा AC। बच गया BC, AB, BC तो P हो गया, तो AB जो है वो क्या हो जाएगा B हो जाएगा, बेस हो जाएगा। किसके लिए? एंगल A के लिए, एक्यूट एंगल A के लिए। अब आप लोग फटाफट बताओ साइन जो होता है वो किसका रेशियो होता है? साइन जो होता है वो किस दो साइड का रेशियो होता है? नहीं याद है? चलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, एक ही क्लास हुआ है इंट्रोडक्शन का, धीरे धीरे हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हम लोग समझते जाएंगे। तो साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइट, और कॉस जो होता है ये होता है बेस बाय हाइट। कॉस क्या होता है? ये होता है बेस बाय हाइट। सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड बेस बाय हाइपोटेनस, नॉट हाइट। डू केयर। साइन A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस A बेस बाय हाइपोटेनस। अब देखो हम एंगल A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस तीनों को मार्क कर चुके हैं। तो साइन A की जो वैल्यू होगी, साइन A की जो वैल्यू होगी, A के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7 सेंटीमीटर BC, तो BC है, BC डिवाइडेड बाय AC, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन A इक्वल टू BC हमारा परपेंडिकुलर था, उसकी लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 और AC है 25 सेंटीमीटर, तो AC ले लिए 25, तो 7/25 साइन A का वैल्यू आ गया। कॉस का वैल्यू BH है, BH बेस बाय हाइपोटेनस। बेस एंगल A के लिए कौन सा बेस है? AB बेस है, और इसका लेंथ हमको मालूम है 24 सेंटीमीटर, तो cos A इज इक्वल टू 24 बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 25। हाइपोटेनस तो AC होगा ना। अच्छा, अब हम साइड नहीं लिख रहे हैं, जब यहाँ H, B और P में मार्क कर चुका हूं तो साइड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो साइन A cos A मिल गया, BC बाई AC साइन A होगा, लेंथ वाइज 7/25, cos A 24/25। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये याद होना चाहिए कि साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। बेस किसका होता है? कॉस किसका होता है रेशियो? बेस बाई हाइपोटेनस का। कॉस किसका रेशियो होता है? बेस बाई हाइपोटेनस का। चलिए, तो हम लोग इसके लिए अब हम लोग A के लिए काम कर चुके हैं, A के लिए काम कर चुके हैं, तो अब हम लोग चलते हैं किसके लिए? किसके लिए? एंगल C के लिए। अब देखो एंगल C के लिए जब चलोगे तो पिछले क्लास में आपको बतलाया था कि जैसे ही आप एंगल चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस की स्टेटस चेंज हो जाती है। इस बार हम लोग एंगल C के लिए काम करने जा रहे हैं। तो एंगल C के रिस्पेक्ट में, एंगल C के रिस्पेक्ट में आपको क्या बोला था? एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इस बार परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस फिक्स है, तो अब जो बच गया वो क्या कहलाएगा? बेस। तो बेस हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर। हमारा जो रेशियो है वो चेंज तो होना है नहीं। साइन किसी भी एंगल के लिए निकाला जाए वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही होगा, और परपेंडिकुलर एंगल C के लिए AB है, तो यहाँ पे हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस की स्टेटस एंगल एक्यूट एंगल चेंज होने पे चेंज नहीं होती है। तो AAC हो गया। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू है 24, और AC की वैल्यू कितनी है? 25, तो ये 24/25 हो गया। cos C, cos चाहे किसी भी एंगल के लिए आए वो रेशियो होता है बेस टू हाइपोटेनस का, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन C के लिए बेस क्या हो गया? BC, तो A हो गया BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AC। BC की वैल्यू हमको मालूम है कितना? 7, और इस AC की 25। तो A आपका हो गया क्वेश्चन नंबर
1। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा नोट कीजिए और नोट करने के बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। नोट कीजिए जल्दी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी लेबलिंग है हम लोग कर लेते हैं। ट्रायंगल है पी क्यू आर और क्यू पे राइट एंगल है, पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल है, क्यू पे राइट एंगल है। साइड जो दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर हमको दो साइड मालूम हो राइट एंगल ट्रायंगल का तो तीसरा साइड सबसे पहले मालूम करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, या पी आर हमको दिया हुआ है तो उसका वैल्यू पुट कर दो। पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब उसके बाद देखो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब हमारे पास 169 माइनस 144 का वैल्यू कितना आया 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। एक क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू है, क्यू आर अगर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्यू आर का जो वैल्यू है, क्यू आर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब 5 सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वैल्यू -5 भी होता है, लेकिन क्यू आर क्या है, लेंथ है ना, एक ट्रायंगल के साइड का लेंथ है और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे ऐसे दिमाग में मत लाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते समय तो सर आप बोले थे कि स्क्वायर रूट का प्लस माइनस 2 वैल्यू होता है, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू। हालांकि वहां पे भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए थे जहां मैंने आपको बताया था कि स्पीड नेवर भी निगेटिव, लेंथ नेवर भी निगेटिव। तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, हम ले लिए कितना 5 सेंटीमीटर। हमको यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, tan p माइनस cot r, tan p। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, tan p का वैल्यू निकालते हैं। एंगल p a वाला है और p के लिए, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर a हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर, और बेस हो जाएगा। ये तो हाइपोटेनस का स्टेटस कभी चेंज होता नहीं, जो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस तो हमारा 13 सेंटीमीटर रहेगा। बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर हो गया, बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर हो गया। किसके लिए, एंगल p के लिए। tan रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो tan p का वैल्यू क्या आएगा, tan p का वैल्यू आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 5/12। अब हम लोग काम करेंगे cot r के लिए, लेकिन आप जैसे ही cot r के लिए चलेंगे तो आपकी एक्यूट एंगल चेंज हो गई। पहले एक्यूट एंगल p था, अब एक्यूट एंगल क्या है, r है। तो हम लोग r के लिए यहाँ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस चेंज करेंगे, क्योंकि r जब आप लोगे तो अब परपेंडिकुलर आपका कौन सा होगा, आप देखिए एंगल r जब लेंगे तो एंगल r के सामने का साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी नाउ परपेंडिकुलर इज PQ एंड बेस इज QR।
अब हम लोग आते हैं कॉट रेशियो किसका होता है। कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो tan जब p बाई बी होता है तो कॉट b बाई पी होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रेसिप्रोकल बोलने का मतलब ये मत सोच लेना कि सर tan का 5/12 है वैल्यू, तो कॉट का आप क्या कीजिए 12/5 कर दीजिए, वो p एंगल के लिए है और हमको यहाँ कॉट r एंगल के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल का मतलब tan और कॉट जो होता है वो साइड रेशियो उनका रेसिप्रोकल होता है, वैल्यू तो एंगल पे डिपेंड करेगा ना। तो यहाँ पे एंगल r के लिए b की वैल्यू क्या है, एंगल r के लिए b की वैल्यू है 5, तो यहाँ लिख दो 5 और p की वैल्यू है 12, तो ये लिख दो 12। हमको कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना है tan p माइनस कॉट r। अब देखो tan p की भी वैल्यू 5/12 है और कॉट r की भी वैल्यू 5/12 है। अगर हम किसी क्वांटिटी से उसी क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो इसका रिजल्ट आ गया 0। समझ में आया सारा स्टेप कि कहीं कोई डाउट है? ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे, मिटाता हूं और हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, देखो थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, साइन ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 3/4 कॉस ए और tan ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, हमको कॉस ए और tan ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, tan ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन किसी भी एंगल के लिए हो, एंगल ए के लिए हो, बी के लिए हो, सी के लिए हो, किसी भी एक्यूट एंगल के लिए हो, और रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू 3/4। अब आप क्या करो, परपेंडिकुलर को ले लो 3 के, परपेंडिकुलर को ले लो 3 के और हाइपोटेनस को ले लो 4 के। अच्छा एक चीज हम लोग रिजल्ट चेक नहीं किए, आंसर चेक नहीं किए फर्स्ट का और सेकंड का, तो हम लोग थोड़ा आंसर भी देखते चलते हैं, क्योंकि अभी क्लास 12 का एक वीडियो बना रहा था, उसमें मैं जो आंसर जहां तक ला के रोका था एनसीईआरटी में 2 स्टेप उससे आगे ले जा करके आंसर लिखा है। तो बच्चे बोल रहे थे कि सर वो तो आंसर नहीं आया, तो उनको फिर बताना पड़ा कि कहाँ आंसर वेरी नहीं होने का क्या कारण है, फिर उनको मैंने सॉल्व करके दिखाया, तो वो 2 स्टेप आगे बढ़ा दिया गया था। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसका आंसर 8.1 का, फर्स्ट और सेकंड का। सेकंड का आंसर 0 आया था और फर्स्ट का देख लेते हैं क्या क्या आंसर आया था, ठीक है। तो थोड़ा देख लेने से क्या हो जाता है, तसल्ली हो जाता है कि हाँ सही बना है। आपको भी थोड़ा सा देखो, साइन ए का वैल्यू आया था पहले वाले में 7/25 और कॉस का वैल्यू 24/25। आप मैच करके देख लो, शायद यही आया था ना आंसर। सेकंड का आंसर है 0। अच्छा, वहां पे साइन सी का वैल्यू था 24/25 और कॉस सी का वैल्यू था 7/25। तो आप लोग मैच कर लिए होंगे, क्योंकि आप लोग आंसर देखने में बड़ा मतलब फास्ट रहते हैं, आंसर आप लोग फटाफट देखते हैं ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए।
तो अब देखो यहाँ पे हमको P और H का रेशियो मिल गया। हम लोग को कौन सा साइड नहीं मिला है? B नहीं मिला है, तो हम लोग B कैलकुलेट करते हैं। P स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू, या फिर ऐसा करो ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये राइट एंगल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसको ऐसे आप ट्रायंगल्स में जाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम भी है ये। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? 3k, तो 3k का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस है 4k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमको b स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अच्छा एक चीज और देखो ना, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि वो परपेंडिकुलर, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को सीधा 3 ले लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और b इक्वल टू आ जाता है √7। डायरेक्ट वो ऐसा कर देते हैं। देखो आंसर तो इसमें आ जाता है और टीचर इसको कंसीडर भी कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिकली ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि साइन फंक्शन जो होता है, साइन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन रेशियो होता है। रेशियो 3/4 अगर हम ऐसा लिखें कि 9 है और 12 है, तब भी ये 3/4 है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। लेकिन किसी ने क्या किया कि 21/28 लिखा, तब भी तो वो 3/4 ही आएगा, तब भी 3/4 आएगा। इसका मतलब ये दोनों सेम है क्या? नहीं है ना। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ, दिस वैल्यू मे नॉट बी द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। सो ऑलवेज बी केयरफुल while solving this kind of question about the knowledge of ratio. This is ratio. रेशियो के केस में हम लोग एक कांस्टेंट के साथ लेते हैं ना उसको। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए 9k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। अब हमारे पास आगे क्या आएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू हम निकालते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो -9k स्क्वायर, और 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर। तो b इक्वल टू आएगा √7k स्क्वायर। √7 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, k स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो k हो जाएगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पहले से दिया हुआ था, बेस फाइंड आउट हो गया। अब हमको cos a निकालना है। तो cos a जो होता है, अच्छा आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये पहले नोट करना है, फिर उसके बाद इसको नोट करना है। ये तो आपका क्वेश्चन है, तो यहां से आपको नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर अब हम लोग यहां आते हैं, हमको निकालना है cos a। तो cos किसी भी एंगल के लिए दिया हुआ हो, इसका रेशियो b/h होता है। b की वैल्यू आई √7k डिवाइडेड बाई h है 4k, तो k कैंसिल कर दो, ये आ गया √7/4। अब उसके बाद tan a हमको फाइंड आउट करना है। तो tan रेशियो किसका होता है, p/b का, p/b का। तो p की वैल्यू कितनी है 3k, और b की वैल्यू कितनी आई √7k। तो हम लोग यहाँ k कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 3/√7। अब थोड़ा इसका आंसर देख लिया जाए कि सही आया है कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, cos a √7/4 और tan a 3/√7, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो देखें पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, पहले देखा जाए।
कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ना घुमाया है। घुमाया क्या है, छोटे बच्चों को डराने के लिए किया है। 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8। फाइंड आउट हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट हम लोग को करना है साइन A और सेक A, साइन A और सेक A। साइन A इक्वल टू व्हाट, सेक A इक्वल टू व्हाट। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए सही है कि नहीं। 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है। साइन A और सेक A हमको फाइंड आउट करना है, साइन A और सेक A हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो हम यहां जो दिया हुआ है गिवन फ्रॉम 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8। तो अगर हम cot A का वैल्यू निकालें तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि ये 15 यहाँ पे cot के सामने मल्टीप्लाइड है, इधर आकर के ट्रांसपोज होने पे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो cot किसका रेशियो होता है, cot कौन से दो साइड का रेशियो होता है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है, tan p बाई बी होता है, तो cot क्या हो जाएगा, b बाई पी। तो cot b बाई पी हो गया, इसका वैल्यू है 8 बाई 15। फिर आपको मैं बोल रहा हूं कि ये रेशियो है, ए b इक्वल टू 8 और p इक्वल टू 15 नहीं ले सकते, b इक्वल टू 8k एंड p इक्वल टू 15k। अब यहां पे देखो b और p मालूम है, नहीं मालूम क्या है, h नहीं मालूम है। तो हमको मालूम है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर का मतलब 15k स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब 8k स्क्वायर, 8k स्क्वायर। अब देखो यहां पे h स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 के स्क्वायर। अब एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 225 और 64 को ऐड कर दो, 549 628 289 के स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर हटाओगे तो दूसरे तरफ को जाकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा 289 के स्क्वायर। आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई टर्म स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो बाहर वो आ जाता है, तो हम लोग इसको बाहर कर दिए। तो h का वैल्यू और 289 किसका स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा k। तो h इक्वल टू कितना आ गया 17k, h इक्वल टू 17k आ गया। तो तीनों साइड आपको मालूम हो गया। अब आपको करना क्या है, साइन ए फाइंड आउट करना है। तो साइन किसका रेशियो होता है, साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का। आपने परपेंडिकुलर दिया हुआ था 15k और हाइपोटेनस कैलकुलेट किया 17k, तो एक k कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गया कितना 15/17। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। अब हमको क्या करना है, हमको सेक के का वैल्यू निकालना है। कोई बताएगा क्या सेक किसका रेशियो होता है, सेक ए, कोई बताएगा सेक किसका रेशियो होता है। सेक रेशियो होता है h बाई बी, किसका h और b का रेशियो होता है h बाई बी, और एक किसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है cos का। अब h का वैल्यू आपको निकला है कितना 17k और b की वैल्यू कितनी दी हुई है 8k। देखिए ना b की वैल्यू 8k है
और h तो हम लोग कैलकुलेट किए हैं 17 के, b की वैल्यू 8 के और h की वैल्यू 17 के। ये कैंसिल कर दो, आपकी वैल्यू आ गई sec a इज इक्वल टू 17/8। चेक कर लो भाई, आंसर चेक कर लो। sin a इक्वल टू 15/17 एंड sec a इज इक्वल टू 17/8, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आंसर आ गया, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, चलो सही किए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है वैल्यू sec थीटा इज इक्वल टू 13/12/3। थोड़ी लाइट कम है, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12 और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो इतने देर जब तक हम घूम रहे थे क्वेश्चन देखने के लिए, तब तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में, हमको वैल्यू दिया हुआ है किसका, सेक का। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो पहले तो आप देखो सेक किसका रेशियो होता है। सेक होता है h/b, अभी तो किए थे भाई, h/b। तो आपको h/b तो दिया हुआ है, h/b दिया हुआ है कितना, 13/12। आप h को कर दो 13 के और b को कर दो 12 के, h इक्वल टू 13 के और b इक्वल टू 12 के। अब आप क्या करो, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ऐसा कर लो। अब देखो p स्क्वायर तो हमको मालूम है नहीं, b स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 12 के, b की वैल्यू है तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। h है कितना, 13 के, तो 13 के का स्क्वायर आ जाएगा। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 13 का स्क्वायर 169, k का स्क्वायर k स्क्वायर, और इसको जब आप उधर ट्रांसपोज करके ले जाओगे तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को? Is there anyone having doubt in this step? I think there should not be. ठीक है, अब यहां पे p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 - 4 5 और 6 - 4 2, 25 k स्क्वायर। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा p स्क्वायर की वैल्यू को p के लिए यूज करते हैं। तो p इक्वल टू √25 k स्क्वायर। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k, p इक्वल टू 5 k आ गया। अब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, मतलब हमको साइन थीटा निकालना है, हमको कॉस थीटा निकालना है, हमको टेन थीटा निकालना है, और क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। फिर उसके बाद सेक थीटा तो दिया हुआ है, कॉसिक थीटा निकालना है। देखो हाउ फास्ट यू गेट द वैल्यू डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू कैन रिकॉल द रेशियो। साइन जो है p/h, कॉस जो है b/h, टेन जो है p/b, कॉट b/p और कॉसेक h/p। तो ये जितना जल्दी आप रिकॉल कर लेंगे, अरे वैल्यू तो हम लोग को मिला हुआ है ना सब, आप उतना जल्दी इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब देखो यहां से वैल्यू पुट करते हैं, p की वैल्यू 5 के, h की वैल्यू 13 के, आप इसको कैंसिल कर दो, 5/13 आ गया। तो साइन थीटा इक्वल टू 5/13। ठीक है, कॉस थीटा b/h, b की वैल्यू है
12 के, और h की वैल्यू है 13 के कैंसिल कर दो, रिजल्ट इज 12/13। 10 है p बाई बी, p की वैल्यू है 5 के, और b की वैल्यू है 12 के, b की वैल्यू है 12 के कैंसिल कर दो, रिजल्ट आ गया 5/12। कॉट थीटा b बाई पी, b का वैल्यू 12 के, p की वैल्यू कैलकुलेट किए थे हम लोग 5 के, कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया क्या 12/5। ठीक है। फिर उसके बाद कॉसेक थीटा में आते हैं। कॉसेक थीटा h बाई पी है, तो कॉसेक थीटा h की वैल्यू है 13 के, और p की वैल्यू तो 5 के हम लोग कैलकुलेट किए थे, कैंसिल कर दो, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5। चाहो तो इसको फाइनली समराइज भी कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा क्लियर, अगर नीट एंड क्लीन चाहते हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 5/13 कॉस थीटा 12/13 फिर उसके बाद टेन थीटा 5/12 कॉट थीटा 12/5। अरे तो ऐसे भी रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो 12/5 होगा। उसके बाद कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। तो इन दिस वे वी कैन समराइज द रिजल्ट। एक बार आप यहां से नजर मारना शुरू कीजिए, इधर देखिए, एक कैलकुलेशन देखिए, एक कैलकुलेशन देखिए, फाइनली इस बॉक्स में आ जाइए, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक ही रुकते हैं। अगले 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। अरे बोल तो दो, हाँ ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।